देखो, नेचुरल वेजिटेशन, पहले ये बताओ वेजिटेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वेजिटेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? वेजिटेशन मीन्स वेजिटेशन का मतलब क्या होगा? रिप्लाई नहीं आ रहे किसी के? क्या सभी क्लास में है ना प्लांट्स? ठीक है, भार्गवी एक ने आंसर किया प्लांट्स, यही ना? ठीक। वाइल्ड लाइफ, प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है बाबू? वाइल्ड लाइफ किसको कहेंगे आप लोग? वाइल्ड लाइफ किसे कहिएगा? एनिमल, ठीक। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल, और वहीं पे जो होगा आपके प्लांट जो होंगे, इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेशन। अब क्या है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, द टर्म इज नेचुरल वेजिटेशन। टर्म समझ रहे हो ना? टर्म कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन क्या है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या है नेचुरल वेजिटेशन? क्या है? व्हाट डू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? बताइए। किसको कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन? श्रीजा, ओके। हाँ श्रीजा, बताइए। सर, जो प्लांट मतलब नेचुरली ग्रो करते हो उसमें हम लोग मतलब ह्यूमन मेड हम लोग अपना कुछ एफर्ट ना लगाते हो उसको। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कोई कुछ अलग ही आंसर करना चाहता हो? एनीवन एल्स? कोई भी? चलो देखो, सब कोई आंसर वही क्या है, नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट्स कम्युनिटी दैट इज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स, या अ प्लांट कम्युनिटी व्हिच ग्रोज नेचुरली। प्राकृत वनस्पति, हिंदी मीनिंग, अरे वाह, हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहे थे हम, ऋषु कुमार ने कहा है जो प्लांट्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए, ठीक है, सही बात है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, वेट अ मिनट, यानी कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, इस नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आता क्या क्या है? इस नेचुरल वेजिटेशन के अंदर वे सारे प्लांट्स आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। ऑटोमेटिक मतलब क्या? बिना ह्यूमन एफर्ट्स के वो ग्रो कर गए, ह्यूमन अपना एफर्ट्स नहीं लगा रहे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर आप प्लेग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए, तो क्या होगा कि एक लंबे समय तक आप उस प्लेग्राउंड में खेलना बंद कर दोगे, तो वहां पे कुछ वेजिटेशन उगेगा, उगेगा ना, नेचुरली, बिना आपके कुछ किए हुए, ठीक है। यही क्या है? यही नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक। लेकिन वहां पे उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन जो है एक लंबे पीरियड के लिए होना चाहिए, टाइम पीरियड। मेरी आवाज आ रही है? स्वर्णा पांडे को हम ऑडिबल नहीं है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्वर्णा पांडे बोल रहे हैं कि हम ऑडिबल नहीं है। अच्छा, ओके, बीच में कुछ हुआ था क्या? आ रही है ना, सबको आ रही है? मैंने अभी कहा कि अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हो सकता है। चलो, मैंने अभी आपका प्लेग्राउंड का हम एग्जांपल दे रहे हैं कि प्लेग्राउंड में क्या होगा, कि प्लेग्राउंड में आप एक लंबे समय तक छोड़ के नहीं रखोगे, ठीक है। वहां पे आप कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस कर दीजिएगा। आपके पास ऑर्चार्ड्स होगा, ऑर्चार्ड सुने हो ना आप लोग, गार्डन वगैरह, ठीक है, आम का बगीचा, वो सभी के सभी नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आएंगे? तो नहीं, नहीं आएंगे ना, वो नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ। तो नेचुरल वेजिटेशन किसको कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन उसे हम लोग कहेंगे
जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिए गए हैं। अनडिस्टर्ब का मतलब क्या हो गया कि उसको हम लोग टच भी नहीं किए हैं और उसमें कहीं पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हमने खूब अधिक इंटरफेरेंस किया है, नेचुरल वेजिटेशन को काफी अधिक चेंज कर लिया। भाई फॉरेस्ट जो पहले था अवेलेबल, ये क्या फॉरेस्ट अभी भी उतना ही अवेलेबल है क्या फॉरेस्ट अभी भी उतना ही अवेलेबल नहीं है ना? ठीक है, फॉरेस्ट अभी उतना अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो वहां पे हमने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो किया उसको। नेक्स्ट वन, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। चलिए, अब हमारा जो होगा ये सब कुछ ये जो होंगे वो दिया हुआ है यहाँ पे सीधे। अब कुछ डाटा हम लोग देखते हैं कि देखो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो होंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं। ठीक है, इन 12 में से एक जो होगा वो इंडिया है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जो होगा, आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है सामने, ब्राजील, चाइना, कोस्टा रिका, वैसे याद नहीं करना है। ये डाटा आपको रखना है कि कंट्री में कितने मेगा डाइवर्सिटी प्लांट्स हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, तो 12 है, याद रहेगा। इसके बाद हमारे कंट्री में टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज, अ ह्यूज नंबर, 47,000 प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। और ऐसा करके हम जो होगा पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो होगा 10th प्लेस पे हैं। वर्ल्ड में हम लोग 10th प्लेस पे हैं और एशिया में हमारा प्लेस जो होगा वो 4th है। ठीक है, वर्ल्ड में हम 10th प्लेस पे हैं और एशिया में किस प्लेस पे हैं? 4th प्लेस पे। इसके अलावा हमारे पास जो होगा टोटल 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है और ये फ्लावरिंग प्लांट्स पूरे के पूरे विश्व के फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास 15,000 है और वर्ल्ड के 6% है। ठीक, इसके अलावा कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी है। और एनिमल स्पीसीज में बात करें तो एनिमल स्पीसीज में भी हम लोग कम नहीं है। एनिमल स्पीसीज भी हमारे पास अबाउट 90,000 है। इसीलिए हमारे कंट्री को एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जो होगा वो कहा जा रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अभी जो बोल्ड में सामने जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। जो भी बोल्ड में लिखे गए हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सिर्फ बोल्ड वाले पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करोगे। कर चुके सभी? डन। अमृत ने कर लिया? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस किए ना, इसी नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वर्जिन वेजिटेशन का नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन क्या होगा?
तो वैसे प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो किए हुए हैं बिना किसी ह्यूमन ऐड के, और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया एक लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक, इसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, और इसी को हम लोग वर्जिन वेजिटेशन ही बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और इसी कारण से जो होंगे आपके क्रॉप्स, जो होंगे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स हैं, इन सभी को हम लोग वेजिटेशन का पार्ट तो बोलेंगे, बट दीज आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद आप एनिमल ब्रीड के बारे में सुने होंगे, एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा, डिस्कस किया होगा। तो एनिमल में आपने देखा होगा क्या ना कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्री के ही हमारे कंट्री में ही उनका ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेट किए हमारे कंट्री में। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे उसके बारे में, जिनका कहीं पे भी किसी भी तरीके से ओरिजिनेशन तो हमारी कंट्री में नहीं था, ये किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लाए गए। समझ में आ रही बात? ठीक ना? तो वैसे ही होता है प्लांट में, कुछ प्लांट स्पीसीज जो कि हमारे कंट्री के हैं, जो हमारे कंट्री के हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजीनियस प्लांट स्पीसीज, इंडिजीनियस, या उसी को हम लोग एंडेमिक प्लांट स्पीसीज बोलते हैं। और वहीं के कुछ वैसे स्पीसीज जो कि किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज। ठीक, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे जो भी है वो सभी आपको नोट डाउन करना है। कौन कौन से पॉइंट आप लोग नोट डाउन करोगे? तो थर्ड पॉइंट जो होगा आप उसको छोड़ सकते हो, आप नोट डाउन करोगे फर्स्ट पॉइंट, देयर आफ्टर जो होगा सेकंड पॉइंट, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट। आप बीच वाला ये पॉइंट जो होगा उसको आप छोड़ सकते हो, उसका कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए उसको। डन, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। चलो, अब जो होगा डिस्कसिंग अबाउट द वेजिटेशन, आप मुझे ये बताओ कि वेजिटेशन जो होगा उस वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये तो पता है ना कि वेजिटेशन जो होगा, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग फ्लोरा, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फौना। फ्लोरा और फौना बोलते हैं ना, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, ये जो टर्म फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा का मतलब, फ्लोरा का मतलब क्या? प्लांट्स, फौना का मतलब एनिमल्स, सबको पता है, ठीक ना? तो ये चीज है, आपको लिखने की बात नहीं है,
आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या फैक्टर, क्या लैंड का रिलीफ फीचर मतलब क्या, उसका जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर डिपेंड करता है वेजिटेशन। तो आंसर क्या होगा, यस, ठीक है, डिपेंड करता है। हम लोग आगे देखेंगे भी, एक वेजिटेशन आएगा माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलीफ पे डिपेंड करता है, जैसा जमीन होगा वैसा, ठीक ना। तो ये जो लैंड जो होगा वो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, ठीक। इस रिलीफ के अंदर हम लोग दो पार्ट डिवाइड करेंगे, रिलीफ के अंदर दो, एक लैंड होगा एक सॉइल होगा, सीधे समझो। तो लैंड का स्ट्रक्चर प्लस सॉइल की फर्टिलिटी, ये दो पॉइंट जो होंगे उसको इफेक्ट करेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मान के चलिए आप अगर प्लेन रखे हुए हो तो प्लेन एरिया में जो होगा कुछ अलग तरह का वेजिटेशन होगा। अगर स्वैम्पी हो गया यानी कि बीच में गड्ढा है तो उस एरिया में कुछ अलग तरह का वेजिटेशन होगा। अगर वो स्लैंट हो गया है, झुका हुआ है, यानी कि वाटर वहां पे रिटेन नहीं करता, तो वहां वेजिटेशन अलग अलग होंगे। समझ में आ रही बात कि सब जगह एक ही तरह का वेजिटेशन होगा। जहां पानी जमा होगा वहां पे कुछ अलग तरह का होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग। माउंटेन या माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जहां पे बराबर होगा लेवल लैंड होंगे वहां पे किसी और फॉरेस्ट का, किसी और तरह का फॉरेस्ट होगा। बात रही समझ में, यस और नो। तो यहाँ पे फैक्टर्स में बस रिलीफ में आप याद रखोगे, रिलीफ में लैंड, अब बाकी कुछ छोड़ दोगे। तो रिलीफ में पहला लैंड, और अगर चाहो तो यहीं पे तुम लोग ऐड कर सकते हो सॉइल भी, और फिर हम लोग सॉइल को देखेंगे थोड़ा डिटेलिंग में। लैंड एंड सॉइल, दो फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करेगा वेजिटेशन, ठीक है ना। तो फैक्टर्स लिखिएगा हेडिंग, उसके अंदर लिखिएगा रिलीफ, और रिलीफ के अंदर लैंड, और दूसरा लिखिएगा दैट वन इज सॉइल, आगे सॉइल, ठीक ना। ठीक है, अब सॉइल की बात करें तो सॉइल में जैसा उसकी फर्टिलिटी होगी वैसा उसका ग्रोथ होगा, जैसी फर्टिलिटी होगी वैसा ग्रोथ होगा, ठीक। तो लैंड सॉइल क्लियर है आप लोग को। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करने वाला, जो कि सबसे अधिक इफेक्ट करते हैं, दोज आर क्लाइमेट। और क्लाइमेट के अंदर क्या क्या, तो क्लाइमेट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिए हैं टेम्परेचर, ठीक ना। अब बताइए प्लांट की ग्रो के लिए आपको क्या लगता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, प्लांट का ग्रोथ करना हो तो टेम्परेचर हाई चाहिए लो चाहिए। हाँ, आशु हाई कर रहे हैं, तस्लीम लो कर रहा है, दोनों अलग अलग, दो अलग हैं सर। टेम्परेचर कैसे चाहिए, हाई या लो, ठीक ना। प्लांट जनरली जो होगा मतलब इतना भी हाई तो नहीं है कि उसमें आग ही लग जाएगी, समझ में आ रही बात। हाई टेम्परेचर मतलब कि सनलाइट अधिक चाहिए, ठीक ना। दूसरा उसी का अंडर है फोटो पीरियड, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना अच्छा होता है ना, जितना अधिक होता है वहां पे इवापोरेशन खूब ज्यादा होता है, वाटर का इवापोरेशन, और जितना अधिक इवेपोरेशन होगा ना उतना अधिक बारिश होगी। हाँ, अब डिपेंड भी करता है, जैसे कि राजस्थान में जाइएगा टेम्परेचर अधिक होगा लेकिन रेनफॉल नहीं, वहां पे कुछ अलग तरह का फॉरेस्ट होगा, समझ आ रही बात। तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। राजस्थान में अगर आप जाइएगा तो टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल वहां पे है नहीं, तो उसके चलते वहां के जो फॉरेस्ट होंगे, वहां के जो लिप्स होंगे, वो लिप्स कुछ अलग तरीके के होंगे, थॉर्नी टाइप के होंगे, नीडल टाइप के होंगे। और वहीं पे आप चले जाइए नीचे, वहां पे भी हाई टेम्परेचर, कहाँ पे, तो आप इक्वेटर के पास वाले एरिया में आइए, वहां पे भी टेम्परेचर हाई है, लेकिन उस जगह पर रेनफॉल काफी अधिक हो गया। तो रेनफॉल हो गया तो वहां पे जो होगा खूब ग्रीनरी रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर मिलेंगे देखने को। बात रही समझ में तुम लोग को, ठीक। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है, पहली बार टेम्परेचर डिसाइड करता है कि प्लांट्स कैसा होगा। टेम्परेचर बताता है कि थॉर्नी हो सकते हैं या कैसे हो सकते हो, ठीक है। दूसरा है फोटो पीरियड, फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट, ये तो एकदम नेसेसरी है। फोटो जितना अधिक ड्यूरेशन होगा उतना ही अधिक जो होगा ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, और जितना अच्छा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ही अधिक इनका ग्रोथ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मार्क किया है इसमें, इस पार्ट में। क्लाइमेट के अंदर आप क्या लिखोगे, तो क्लाइमेट के अंदर जो भी बोल्ड में है उसको आप नोट डाउन कर लोगे, फिर फोटो पीरियड में आइएगा, फोटो पीरियड में जो बोल्ड है उसको नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नोट डाउन कीजिए अगला। मीडियम नहीं कहना बाबू, टेम्परेचर जो होगा वो डिपेंड करता है एज पर द अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वहां पे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप आ रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में आ रहे हैं तो उस एरिया में अगर रेनफॉल अधिक हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर भी अधिक होगा, उतना ही बेनिफिट है, उतना ही बेटर है। और वहीं पर अगर आप चले जाइएगा माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है,
आंसू ने नोट कर लिया क्या? बाकी सभी का हो चुका है? आंसू का हो चुका? चलिए, अभी क्लाइमेट के अंदर हम लोग और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेसिपिटेशन, बारिश। बारिश के ऊपर तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक, देखो हमारे यहाँ जो होगा मानसून टाइप का क्लाइमेट है ना, हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। और मानसून टाइप का क्लाइमेट होने का मतलब क्या होगा कि हमारे कंट्री में रेनफॉल जो होगा वो जनरली एक खास मंथ के अंदर होती है, और वो मंथ जो होगा वो है जून टू सितंबर, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट होंगे वो मोस्टली डिपेंडेंट होंगे किसके? तो मानसून के ऊपर। यानी कि हमारा एक हिंट यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट मिलेंगे वो मैक्सिमम फॉरेस्ट कैसे होंगे? तो वो मैक्सिमम फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट होंगे। इंडिया के अंदर वाले मिलने वाले मैक्सिमम फॉरेस्ट जो होंगे वो मानसून फॉरेस्ट होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। मानसून फॉरेस्ट यानी कि खास टाइम जिस टाइम पे खूब अधिक इनके अंदर ग्रोथ होगा, और बाकी टाइम पे कुछ भी नहीं, एकदम सूखा रहेंगे। तो इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट मिलने वाले हैं वो मानसून टाइप के होंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब क्या करते हैं कि हम लोग दिखाते हैं जरा, ये कुछ डिविजन्स हैं। जैसे कि हम लोग कंट्री को डिवाइड करते हैं, तो कंट्री को डिवाइड करने के लिए हम लोग कुछ वेजिटेशन जोन्स बना के रखे हुए हैं। जैसे कि एक जोन जो होगा, एक जोन जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, आदित्य राज अभी क्लास में एंटर करे हो क्या? आदित्य राज, चल देखिए ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल में आप देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस से अबव, ठीक है। और जब इसका मीन टेम्परेचर की बात करें हम लोग कब? जनवरी के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस। ये आपके जो होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले लगभग जो पार्ट होते हैं उन सभी जगह पे यही ऐसा ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इस एरिया में फ्रॉस्ट यानी कि धुंध कुहासा बिल्कुल भी नहीं होता है। द सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन जो होगा इस एरिया में 17 डिग्री से 24 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जनवरी का जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक। और इस एरिया में हम लोग आते हैं, यहाँ पे फ्रॉस्ट होते हैं लेकिन रेयर है, रेयरली ये फ्रॉस्ट होते हैं। हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं। तीसरा जो होता है थर्ड वन इज टेम्परेट रीजन। और इस टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर जो होगा 7 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में डिफर करेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट भी होगा और कुछ स्नो होगा, फ्रॉस्ट भी होगा और थोड़ा स्नो भी होगा। और द लास्ट वन इज अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री के नीचे होता है। मिनिमम टेम्परेचर सॉरी मीन टेम्परेचर होता है वो -1 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस एरिया में बर्फ खूब अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, अब देखो तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है।
कुछ क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि व्हाई द साउथर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन कवर एज कंपेयर टू नॉर्थर्न स्लोप्स। मतलब जो साउदर्न स्लोप्स होंगे, जो दक्षिणी पार्ट होगा, उधर जो होगा वो आपके नॉर्थर्न प्लेन से उससे अधिक वेजिटेशन होता है। क्यों? कॉज वही है कि साउथर्न स्लोप्स पे अधिक मानसून विंड्स आते हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पर रेनफॉल अधिक होता है। बुक में डू यू नो में दिया हुआ है आपका, ठीक ना, या लेट्स फाइंड आउट में दिया होगा। ठीक, तो रेनफॉल ही। बाकी दूसरा क्वेश्चन फिर वैसा ही है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कहाँ लग रहा है आप लोग को, किस जगह अधिक बारिश होती है, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट? रेनफॉल अधिक कहाँ होती है, ईस्टर्न या वेस्टर्न में? वेस्टर्न एरिया में ना। तो कहाँ पे थिक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न? वेस्टर्न मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। भाई क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट में जो होंगे वहां प्रेसिपिटेशन काफी अधिक होता है, और हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन जो होगा वो काफी अधिक इफेक्ट करता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट के टाइप्स पे। आ रही बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट वन इज इजी मोस्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करोगे कि व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? पता है हमारे लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों भाई? रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, समझ में आ रही बात? प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे करेगा? तुम लोग ग्लोबल वार्मिंग समझते हो ना, ग्लोबल वार्मिंग इस चीज को कंट्रोल करेगा फॉरेस्ट। प्रदूषण जो पॉल्यूशन हो रहा है उस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, लोकल क्लाइमेट को भी इनहेंस करता है, यानी कि जहां पे प्लांट्स अधिक होंगे वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। प्लांट्स खत्म हो जाएंगे वहां पे कॉन्टिनेंटल टी, आप देखे होंगे, सुने होंगे इसके बारे में, राजस्थान में या बाकी एरिया में। स्वैप कंट्रोल करता है, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो। नर्मदा के बारे में आप लोग को बताया था, रिवर जब हम पढ़ाए थे आपको ड्रेनेज, कि उस एरिया में काफी अधिक प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि वहां पे फिर से नर्मदा रिवर जो होगा रीजनरेट हो सके। तो रेगुलेट करेगा स्ट्रीम फ्लो को उस चीज के लिए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं ना। काफी सारे कम्युनिटीज को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, मतलब जीवन यापन के लिए जो भी चीजें हैं। ऑफर पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू। इसका मतलब क्या हुआ? पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू मतलब कि मनोरम, ब्यूटीफुल, देखने लायक, सुंदर, ऐसे जो होंगे वो दृश्य क्रिएट करता है ये, ठीक ना। इसके बाद ये वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर जो होगा उसको भी कंट्रोल करेगा, रेंज को भी कंट्रोल करता है, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये आपको पता होगा, आप इसको लिख भी सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। ठीक, समझ में आई बात? क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, अभी तक में? नहीं ना? ठीक है, तो ये टॉपिक मैं छोड़ता हूँ आप लोग लिखने के लिए, आप इसको लिखना लिखोगे, आप इसे अभी छोड़ दीजिए। अब ये बताओ, फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है हमें, हमें नीड है कि हम फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, है ना। अब फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि देखो कंट्री में हमें बहुत सारा, बहुत ही अधिक अमाउंट के फॉरेस्ट जो होंगे उसके बारे में बात की गई, लगभग 1/3% जो होगा एरिया जो होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, फॉरेस्ट के अंदर रहना चाहिए। लेकिन कंट्री में उतना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है नहीं। ठीक, तो फॉरेस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के प्रति आपके जो भी है, आपको थोड़ा सा और इलाइट करने के लिए, इनलाइटन करने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज लेकर आते हैं, ठीक ना। वैसे में एक होता है वन महोत्सव, मैंने अभी स्लाइड बंद किया है ताकि आप लोग जो होगा इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि स्लाइड में अगला आंसर वही था, ठीक है। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है, किसको पता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए जरा। किसी को पता है वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई में। गुड, प्रज्ञा ने कहा है कि जुलाई में।
कब से कब तक? 1 से 7, बस यही चीज है। तो देखो जरा, हम लोग को बस वही एक पॉइंट नोट करना है आपके आगे कि हमारे कंट्री में वन महोत्सव जो होगा वो 1 से 7 जुलाई तक जो होगा वो मनाया जाता है, ठीक है। और इंडिया के जो सेंसस हुआ है उस सेंसस के अनुसार इंडिया में 2011 का जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 21.05% ऑफ इंडियन लैंड पे जो होगा वो फॉरेस्ट है, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने काफी अधिक कल्टीवेशन कर लिया है, हमने इंडस्ट्रीज काफी अधिक कर ली है, ओवर ग्रेजिंग कर लिया है, पास्चर्स कर लिया है। रिजल्ट क्या है कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को टोटली जो होगा वो डिस्टर्ब कर चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन हम लोग टोटली जो होगा उसको डिस्टर्ब कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होगा उसको हम टोटली जो होगा नेक्स्ट क्लास में रख रहे हैं। तब तक आप लोग जो होगा ये सामने जो भी बोल्ड में पॉइंट्स हैं, बोल्ड में नहीं, जो भी ज्यादा नहीं, ये आपका जो लास्ट 2 पॉइंट्स है इसको नोट डाउन कर लो, लास्ट 2 पॉइंट्स। वन महोत्सव 1 to 7 जुलाई, और जो सेकंड है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 द फॉरेस्ट कवर्स इन इंडिया इज 20.05%। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन। ओके, सब कोई कर चुका, लिख चुके होंगे सभी। तो अब कुछ क्वेश्चंस कैसे बताओ सब। टोटल कितने मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं? टोटल नंबर कितना है? टोटल कितने कंट्रीज हैं जिसको हम लोग मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज बोलते हैं? सृजा आर्या कर रही है 47,000 कंट्रीज है, 47,000 कंट्रीज है। कमाल की बात है ना। बाकी लोग 12 कर रहे हैं लेकिन सृजा ने 47,000 कर दिया। अरे कंट्रीज कितने हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज? 12 है, 12 है ना, ठीक है। रिलीफ फीचर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? रिलीफ फीचर के अंदर कौन कौन से, मतलब सब फैक्टर्स, एक रिलीफ फैक्टर है उसके अंदर कौन कौन से सब फैक्टर आपने पढ़ा? लैंड एंड सॉइल, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट के अंदर आपने कौन कौन पढ़ा? क्लाइमेट के अंदर 3 हम लोग फैक्टर पढ़े हैं क्लाइमेट के अंदर। हाँ गुड, टेम्परेचर, वैभव सिंह ने सही कहा है, प्रज्ञा का भी, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। इंडिया में कितने प्लांट स्पीसीज हैं? प्रज्ञा का फर्स्ट आंसर है 47,000, आशु, अनुष्का, ठीक है 47 के भी आ रहा है, वाह। वैभव सिंह 47 के, भार्गवी 47,000, तस्लीम 47,000, ठीक। इंडिया में फ्लावरिंग प्लांट, टोटल वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट का कितना परसेंट है इंडिया में फ्लावरिंग प्लांट? 6%, 6%। 2011 के डाटा के हिसाब से इंडिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट है? प्रज्ञा फर्स्ट 21.05, वैभव 21.05, 21.0 21.0 नहीं ना, 21.05%, ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वन, इंडिया वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटीज में, या वर्ल्ड कितने स्पीसीज, इस मतलब प्लांट स्पीसीज के नंबर में वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है ये? वर्ल्ड में कितने नंबर पे है रैंक? वर्ल्ड रैंक बताइए। 10। और एशिया रैंक? एशिया रैंक 4th। अच्छा,
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बताता है कि कितना किस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि इंडिया में 21.05% जो होगा फॉरेस्ट कवर है? किस रिपोर्ट ने बताया? स्टेट ऑफ इंडिया एक ने कहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट। अरे वाह, अभी आपने लिखा होगा ना इसको। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होगा, ठीक है, इसने बताया। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? वन महोत्सव 1 to 7 जुलाई। ठीक। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा, व्हाट डू मीन बाय फ्लोरा? श्रीजा, गुड। फ्लोरा यानी कि प्लांट, ठीक है। और फौना का मतलब? फौना मीन्स एनिमल, ठीक ना। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इन्हीं के ऊपर बेस जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? किसी को कुछ पूछना है? कोई टफ चैप्टर तो नहीं है? दो क्वेश्चन बने थे इसमें, डू यू नो वाले या फाइंड आउट वाले, कि वेस्टर्न घाट में क्यों होते हैं अधिक वेजिटेशन एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। रिजल्ट था उसका प्रेसिपिटेशन। और फिर आपका हिमालयन रीजन में था, साउथर्न और नॉर्थर्न कंपेरिजन में, वहां पे भी क्या था? बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोलिए, कोई प्रॉब्लम हुई है? सृजा, अदिति है क्लास में? Okay then. Ending the class. Bye bye everyone.